तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज प्लान योर स्टडी। सबसे पहले जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपके पास या तो हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपका एंटायर सिलेबस होना चाहिए। बच्चों जब भी हम पीवाईक्यूज करते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है हर एक बच्चे का। हमें ऐसा लगता है अगर समझ के टॉपिक समझा है और मेमोराइज किया है तब तो आप वो क्वेश्चन को लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIIT जैम एंड CSIR नेट यूट्यूब चैनल। बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन आप जानते हैं, CSIR नेट JRF क्लियर करने के लिए आप लोग भी बहुत भरपूर ढंग से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो चलिए उसके लिए हम CSIR नेट की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं उसकी हम कुछ स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। देखते हैं इफेक्टिव स्टडी और इफेक्टिव आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो फुल प्रूफ हो सके, उसकी कुछ बातें करते हैं। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इफेक्टिव एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दैट इज प्लान, प्रैक्टिस एंड स्टे अहेड। चलिए आगे देखते हैं। जब भी आप प्रिपरेशन करते हो कोई भी एग्जाम की, यहाँ हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं CSIR नेट की, तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज प्लान योर स्टडी। आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कैरी आउट करेंगे उसका पूरा लेखा जोखा आपके पास एक स्ट्रैटेजी के फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपका प्लान होगा, उस तरीके से। तो उसमें हम कुछ बातों को देखते हैं दैट इज नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ योर सिलेबस। सबसे पहले जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपके पास या तो हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपका एंटायर सिलेबस होना चाहिए। आपको एक थॉरो नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं बेसिकली उस एग्जाम की क्या डिटेल्स है, कैसा है, पैटर्न कैसा होता है, प्लस उसमें जो आप देने वाले हैं एग्जाम्स तो उसका सिलेबस असल में कैसा होता है, किस फॉर्म में, हर एक एक चीज कौन सी यूनिट होती है, कितनी टोटल यूनिट्स होती हैं, उसके बारे में आपको एक डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। उससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी यूनिट प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि चलो यार मेरी ये प्रिपरेशन तो हो गई है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर आपके पास हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में भी सिलेबस होगा तो आप उसको मार्क कर सकते हो एटलीस्ट कि हाँ मैंने ये यूनिट्स कंप्लीट कर ली है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको ही खुद से पॉजिटिविटी भी मिलेगी और आप मोटिवेटेड भी रहोगे कि इतने टाइम स्पैन में अगर आपने ये डिसाइड किया था कि आप इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप वो कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। चलिए, मेक वीकली एंड मंथली प्लानर एंड ऑलवेज हैव अ ट्रैक ऑफ डेज रिमेनिंग। मेक वीकली एंड मंथली प्लानर क्यों बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं CSIR नेट का जो एग्जाम होता है वो हर 6 मंथ के ड्यूरेशन में होता है या फिर गैप में होता है। तो अगर आप पहले दिन से आपको पता है आपके पास 6 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए, तो अगर आप फर्स्ट मंथ में ही अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर ले, आप वीकली और मंथली अपना खुद का एक प्लानर बना ले, एक टाइम टेबल बना ले और उसके अकॉर्डिंग, मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सिलेबस डाउनलोड करके रखें। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने वीक्स को और कैसे कैसे आपको यूनिट्स कंप्लीट करनी है, जो हार्ड यूनिट है उसको अगर आपको पहले करना है या आप अगर समझते हैं इजीएस्ट में पहले कंप्लीट कर लेता हूं या कर लेती हूं, तो उसके हिसाब से हर एक वीक में आपकी कौन सी यूनिट होनी चाहिए, कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस तरीके से अगर आप वीकली एक प्लानर बनाओगे और फिर मंथली आप क्या एनालाइज करोगे, आप ये चीज एनालाइज करोगे कि हर वीक मैंने जो भी यूनिट्स पढ़ी तो मंथ के एंड में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या इनमें से हर एक क्वेश्चन यूनिट वाइज जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या मैं वो फुल प्रूफ ढंग से कर पा रहा हूं। अगर आप कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बच्चों। तो स्ट्रैटेजी कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले बात होती है कि आप उस एग्जाम के प्रति, उस एग्जाम से रिलेटेड आपके पास एक पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम का सिलेबस कैसा होता है। और फिर जब आप सिलेबस अपने साथ रखेंगे उसके बाद आप अपने ही टाइम को वीकली और मंथली बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। वेदर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो उसके बाद जब कॉलेज से आप आ जाते हैं उसके बाद आप कैसे अपने टाइम को डिवाइड करते हैं, आप प्लानर्स बना सकते हैं, क्योंकि प्लानर्स आपको एक डिसिप्लिन रूटीन मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और थर्डली आपको क्या पता होना चाहिए कि ऑलवेज हैव अ ट्रैक ऑफ डेज रिमेनिंग।
आप जानते हैं हम क्या करते हैं, जब हमें पता है 6 महीने बाद हमारा एग्जाम होने वाला है, तो स्टार्टिंग में हम क्या है ना, थोड़े से लेजी या लेथार्जिक फॉर्म में चलते हैं कि हाँ चलिए देख लेते हैं, ऐसे करना है। लेकिन अगर आपको, आपका एम क्या है बच्चों, आपका एम है नेट जेआरएफ निकालना, राइट? तो जेआरएफ निकालने के लिए स्ट्रैटेजी और आपकी जो प्रैक्टिस और डिटर्मिनेशन है वो पहले दिन से आखिरी दिन तक बना रहना चाहिए, राइट? तो उसके लिए एक एक दिन जैसे जैसे पास होगा, आपको ट्रैक रखना है कि हाँ अब कितने दिन रिमेनिंग बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बचे हैं, तो उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा अप एंड डाउन चेंजिंग, आप प्लानिंग में चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से आप उस स्ट्रैटेजी को चेंज करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, उसके हिसाब से ट्रैक रखना टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। अगर मैं सेकेंड स्टेप की बात करूं तो इसमें लिखा है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, और ये तो एक बहुत बड़ा कोट भी है, राइट? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है, तो अगर आपने ये सोच रखा है कि मैंने सारा सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, अब सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो ऑब्वियस है सिलेबस के साथ साथ या जो भी यूनिट या टॉपिक आपने कंप्लीट किया है उसके साथ आपको क्या करना होता है, ऑब्वियस है पीवाईक्यूज तो आप करोगे ही करोगे। अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज बच्चों, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, आप पीवाईक्यूज करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीमित रह जाओ कि केवल मुझे पीवाईक्यूज करने हैं तो मैं केवल पीवाईक्यूज ही करूं। जितने आपको अवेलेबल मॉक पेपर्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, मॉक क्वेश्चंस मिलते हैं, अलग अलग टाइप के, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपका दिमाग खुलता है। आप भी जानते हो, आप एक क्वेश्चन में कहीं पे फंसे, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था, बहुत बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया सीएसआईआर के सी सेक्शन में, और उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये ऐसा फीलिंग आ रहा है कि पता नहीं ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं पा रहा, और आपको इतना विश्वास है कि आपने ऑलरेडी सिलेबस तो कंप्लीट कर रखा है, वो टॉपिक को आप अच्छे से जानते हो, लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं बन पा रहा? तो एक बार आप क्वेश्चन कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की, और जब आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो उसी से रिलेटेड अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन आएगा तो आप लॉजिक लगाना सीख जाओगे कि ये वाला अगर मैंने इस स्ट्रैटेजी से किया था, लेट्स चेंज द स्ट्रैटेजी। हम टॉपिक में अगर 2 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन या 2 टॉपिक का कॉम्बिनेशन बना के एक क्वेश्चन आपके पास दिया जाएगा, तो जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे उसके हिसाब से आपका दिमाग खुलेगा, और जैसे जैसे दिमाग खुलेगा क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी, और सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी तो किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आपका एक्सपेरिमेंटल टेम्परामेंट इंक्रीज हो गया है तो क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना इज मस्ट फॉर क्लियरिंग सीएसआईआर नेट जेआरएफ, ठीक है? अगर अंडरस्टैंड द टॉपिक्स इन डिटेल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एक और बात बच्चों, जब भी हम पीवाईक्यूज करते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है हर एक बच्चे का। हमें ऐसा लगता है इतनी बार रिपीटेडली हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं तो अब तो रट जाते हैं, राइट? आप इतना मेमोराइज कर चुके होते हो तो आप क्वेश्चंस देखते हो और आपको सीधे से पता होता है ये आंसर है इसका, ठीक है? लेकिन अब आपको क्या करना है, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और कभी आपसे 2 चीजें होती है, अगर आपने एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है, जाना है, और उसके बाद आप क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर समझ के टॉपिक समझा है और मेमोराइज किया है तब तो आप वो क्वेश्चन को लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सुपरफिशियली उसको मेमोराइज किया है, जैसे हमने क्या किया, हमें सिलेबस कंप्लीट करना था, हमने फटाफट फटाफट क्या किया, उसे मेमोराइज कर लिया, इन शॉर्ट रट लिया, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप लॉजिक नहीं लगा पाते। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्या ऐसा होने से ऐसा होता, कोई भी कनेक्शन हो सकता है ना। ये ड्रग ट्रीटमेंट हमने दी तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट एंड इन एब्सेंस ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट क्या नतीजा निकलना था, क्या रिजल्ट आना था। इस तरीके से सोच बढ़ती है जब आप अंडरस्टैंड, आप समझ के किसी टॉपिक को लर्न करते हो, मेमोराइज करते हो, तो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। और मेक श्योर बच्चों, अगर सीएसआईआर नेट क्लियर करना है तो केवल सिलेबस कंप्लीट करके, टॉपिक को मेमोराइज करके आप क्लियर नहीं कर सकते हो। आप क्लियर कैसे कर सकते हो, जब आप टॉपिक आप समझते हो, मेमोराइज करते हो और उसके बाद प्रैक्टिस करते हो। इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट? चलिए थर्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं, 3, 4, 5 स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। थर्ड स्टेप इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। जब आप कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हो, ग्रुप स्टडीज करते हो, उसमें क्या होता है, आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक लगाया और आप ही के जो दूसरा स्टूडेंट था उसने वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा लॉजिक लगाया, दोनों के आंसर सही है,
उनका लॉजिक डिफरेंट था, आपका लॉजिक डिफरेंट था, लेकिन आंसर दोनों ने ही समझ के सही दिया है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, जब आप ग्रुप लर्निंग करते हो, ग्रुप लर्निंग में क्या है, सब लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है दैट इज डिफरेंट। और जब हम ग्रुप में स्टडी करते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कोलैबोरेटिव स्टडी करते हैं, उसमें आपको हर एक चीज को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके मालूम पड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोलैबोरेटिव स्टडी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जब हम एक प्लानिंग बनाते हैं, एंड स्पेसिफिकली किसके लिए, CSIR नेट के लिए। चलिए, उसके बाद परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज द की। परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने सोचा मेरे पास 6 महीने हैं CSIR नेट के को क्लियर करने के लिए या एग्जाम को अटेम्प्ट देने के लिए, और मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा 6 महीने, अरे यार अभी तो 6 महीने हैं। अगर मेरे पास 6 महीने हैं और उसमें भी मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ चलो देखेंगे लास्ट के 3-4 मंथ्स में मैं स्टार्ट कर दूंगी। ऐसा जो 3-4 महीने में क्लियर कर लेते हैं बच्चे, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सेल होते हैं बच्चों, या उनको ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ आता है, तब वो थोड़ा सा लीनियंट होते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज के लिए शिद्दत से किसी को पाना होता है, किसी चीज को आपको क्वालिफाई करना होता है, तो आपकी मेहनत पहले दिन में जैसी थी, आपने जैसे स्ट्रैटेजी बनाई थी, पहले दिन अगर आपने 100% सोचा था कि मैं 100% मेहनत पहले दिन से करूंगा, तो एंड डे तक, एग्जाम से पहले वाले दिन तक भी आपकी 100% मेहनत होनी चाहिए। आप हमेशा परसिस्टेंट रहने चाहिए। अगर आपने सोचा है मुझे हर दिन 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे अपनी पढ़ाई को देना ही है, CSIR नेट को देना ही है, तो इस तरीके से आपको हर दिन 4 घंटे कैसे भी निकालने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई के लिए। तभी तो हम बोलते हैं ना, कोई भी इंसान, कोई भी चीज अगर किसी को क्वालिफाई करना होता है या कहीं पे अचीव करना होता है या कहीं पे रीच करना होता है, तो अगर उसकी लाइफ में डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, along with that persistency है, तो वो इजीली वो चीज को पा लेता है, राइट? तो आपकी स्ट्रैटेजी में भी कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी एंड एज वेल एज डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको आपको अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। और ये नॉट ओनली फॉर एग्जाम है, ये आगे जाके भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप में ये कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड हो जाता है। ठीक है, लास्ट है स्टे काम, पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, राइट? अब क्या होता है, आपने पूरी पढ़ाई कर ली, आपने सारे टॉपिक्स को जान लिया, अब उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हे भगवान, मैंने तो पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी तो मेरे से एक क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहा। क्या होता है बच्चों, होता है, ऐसा नहीं है कि ये आप ही के साथ होता है, जो भी इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के थ्रू जब गुजरता है, तो बहुत सारे बच्चों के साथ यही सेम प्रॉब्लम आती है कि टॉपिक्स तो सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। तो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, इसका मतलब आप अपने आप को इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। आप बस ये चीज देखिए कि क्वेश्चन समझने में कैसे गलती हो रही है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है और आप समझ क्या रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपरली समझ पाओगे, तब आपको उनके ऑप्शन समझ में आएंगे, और जब ऑप्शन समझ में आएंगे, तब आप उसको क्लिक करोगे या टिक करोगे, जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे वो डेफिनेटली सही होगा। तो इसीलिए जब भी आप प्रैक्टिस भी करते हो, तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं बन रहा या कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आप ये समझ ले, पैनिक कर ले, एंजाइटी ले आए, और जितना पॉजिटिव आपने डिटर्मिनेशन के साथ प्रिपरेशन शुरू की थी, वो फिर से वापस वेन में चले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रेटेड रहना, काम रहना, पॉजिटिव रहना, एज वेल एज सेल्फ मोटिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस है एग्जाम भी आपको देना है, तो कोई भी सेकंड थर्ड पर्सन आके आपको उस तरीके का मोटिवेशन नहीं दे सकता। आप जानते हैं आप एक लड़ाई में उतरे हैं, एंड यू हैव टू क्लियर दैट बैरियर, राइट? आपको उस चीज को या फिर वो जो आपने गोल रखा हुआ है उस चीज को क्लियर करना है। और इसीलिए बच्चों, आप सभी की इस प्रिपरेशन का साथ देने के लिए हम लोग आपके लिए बैचेस लेकर आए हैं, शोध बैचेस फॉर CSIR नेट JRF एग्जाम। ये कुछ डिटेल्स हैं शोध जून 2025 एंड शोध प्रो दिसंबर 2025 की। बच्चों, ये बैचेस आपके PW ऐप में लाइव हो चुके हैं, तो आप जाके इनको एनरोल कर सकते हैं। जैसे शोध प्रो दिसंबर 2025 फॉर 4 सब्जेक्ट दैट आर फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस एंड केमिकल साइंसेस आपको 7499 में मिल सकते हैं। आप एनरोल कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को फुल प्रूफ बना सकते हैं बच्चों। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको शोध जून 2025 फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स दैट आर फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस एंड केमिकल साइंसेस 4499 रुपीज में आप इनमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बैचेस लाइव हो चुके हैं PW ऐप में, तो जल्दी से आइए, एनरोल करिए बच्चों, और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से मजबूत बनाइए।